हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की डिडक्शन 80IBA के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे करके जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। हमारा 80IBA क्या कहता है? 80IBA of the Income Tax Act 1961 provide deduction of 100% of profit from certain housing project to all SSC to promote affordable housing in India। ठीक है, इंग्लिश में हो गया, नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं कि 80IBA के अंदर अगर आपका जो बिजनेस है वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने का या डेवलप करने का है, तो आप जितना भी प्रॉफिट उससे कमाते हो तो 100% प्रॉफिट आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आई रिपीट, अगर आप एक इंडिविजुअल है या एक कंपनी है जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट को बिल्ड करने या फिर डेवलप करने का काम करती है, तो आप इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। अब क्या कंडीशन होंगी? कंडीशन नंबर 1, आपका जो प्रोजेक्ट है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपका जो बिजनेस है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के बिल्ड करने का, मतलब घर बनाने का, घर को डेवलप करने का होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन अराउज होता है कि कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट? हाउसिंग प्रोजेक्ट वो हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि प्रोजेक्ट आपका 1/6 मतलब 1 जून 2016 के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव हुआ है, 31 मार्च 2021 से पहले अप्रूव हुआ है। ठीक है, जो ड्यूरेशन है यहाँ पे वो 1/6/2016 से 31/3/2021 के बीच की ही होनी चाहिए। और जो आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ। ठीक है, साथ ही साथ वो जो अप्रूवल मिल रहा है ना, अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए और 5 साल के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस है वो एक बार से ज्यादा बार अप्रूवल ले रहा है, तो आप कौन सा कमेंसमेंट मानोगे? बिजनेस कब से शुरू हुआ मानोगे? तो भाई मेरा, चाहे मैं कितनी भी बार अप्रूवल ले लूं, ये पॉइंट कहता है कि मैं कितनी बार अप्रूवल ले लूं, मेरा जो कमेंसमेंट है वो तभी से माना जाएगा जब मुझे पहली बार अप्रूवल मिला था। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, बिजनेस हमने चालू करा था जी 2020 में। ठीक है, तो 5 साल हो गए मेरे 2025, मतलब 2024 का एंड 25 में ही लगेगा वो। ठीक है, तो अब मैंने एक बार तो 2020 में डिडक्शन जो है अप्रूवल ले लिया, मैंने 2021 में फिर अप्रूवल ले लिया, फिर मैंने 2023 में फिर अप्रूवल ले लिया। इसका मतलब क्या लगता है आपको कि मेरे 5 साल प्लस होते जाएंगे? नहीं, नहीं होंगे प्लस। क्यों? क्योंकि कंडीशन कहती है कि आप कितनी भी बाहर परमिशन ले लो, लेकिन 2020 में जब आपने फर्स्ट टाइम परमिशन लिया है ना, तभी आपका कमेंसमेंट माना जाएगा। फिर अगली कंडीशन कहती है जो प्रोजेक्ट है ना, shall be deemed to have been completed within a certificate of completion of project। वो कह रहा है कि अगर आपका बिजनेस, अगर आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट, तो आपको गवर्नमेंट से, कंपीटेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कंप्लीट तो मतलब कंप्लीट, नो। ठीक है, तो गाइस आपको पता ही होगा इंडिया में फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का अनफॉर्चुनेटली हाथ नहीं है, ठीक है, वो डिसेबल्ड माना जाता है, तो उसका हाथ नहीं है, दिख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको डिसेबल नहीं मानेगी। जब तक सर्टिफिकेट नहीं लेकर आओगे तब तक डिसेबल नहीं मानेगी। फिर चाहे दिख रहा है आंखों से कि बंदे का हाथ नहीं है। ठीक है, और इतना बुरा हाल है कि आप फर्जी बनवा लो कि आपका हाथ जो है दिक्कत कर रहा है, बट क्या फर्क पड़ता है? सर्टिफिकेट तो है ना, सर्टिफिकेट कागज कह रहा है, हाथ नहीं है तो नहीं है, फिर चाहे दिख ही क्यों ना रहा हो सामने। तो वो सेक्शन यहाँ पर भी लागू होता है कि घर चाहे कंप्लीट दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्लीट का। ओके, तो कारपेट एरिया, अगली कंडीशन कहती है कि जो आपका कारपेट एरिया है शॉप का या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल कारपेट एरिया। अब कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया का मतलब होता है नेट यूजेबल एरिया इनसाइड द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग बालकनी। देखो, ये सपोज हमारा घर है, ठीक है, घर के अंदर जितनी भी जगह है, ये हमारा बालकनी है सपोज। ठीक, घर के अंदर जितनी भी जगह है हमारी, ये हमारा कारपेट एरिया है। अब इसमें आपको बालकनी हटा देनी है, आपको आपकी दीवार कितनी मोटी है वो हटा देनी है। जो आपका रहने का एरिया है ना, यूज्ड एरिया है, यूजेबल एरिया है, वो आपका कारपेट एरिया माना जाएगा। ओके, फिर ये कहता है जो प्रोजेक्ट है ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन है? कि आपका अगर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन जैसे कि दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, पूरी मुंबई मेट्रोपॉलिटन मानी जाती है। तो वहां पर आपका जो प्लॉट का साइज है वो मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। आपको जो कारपेट एरिया है मिनिमम 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। आपको जो फ्लोर एरिया है, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोर एरिया कितना इस्तेमाल करना है टोटल का, वो 90% होना चाहिए।
अगर आपका जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो किसी अलग जगह, मेट्रोपोलिटन की जगह नहीं है, नॉर्मल जगह है, तो मिनिमम प्लॉट लैंड होना चाहिए 2000 स्क्वायर मीटर, आपका मिनिमम कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर और आपका यूटिलाइजेशन होना चाहिए फ्लोर का 80% का। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो प्रोजेक्ट है ना वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक ऐसे प्लॉट या ऐसे लैंड पर होना चाहिए जिसकी रेजिडेंशियल यूनिट की स्टैंप ड्यूटी 45 लाख से ज्यादा की ना, 45 लाख से ज्यादा की स्टैंप ड्यूटी नहीं हो। ठीक है, साथ ही साथ वो कहता है कि रेजिडेंशियल यूनिट का आपने एक बार एक इंडिविजुअल को अलॉट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में जो है 10, एक बिल्डिंग में मैंने 10 फ्लैट बनाए। अब उसमें से जो एक फ्लैट था मिस्टर राम को अलॉट कर दिया। अब राम को अलॉट कर दिया ना एक फ्लैट, तो पूरी बिल्डिंग में ना तो दूसरा फ्लैट राम की वाइफ को होएगा ना राम के बच्चों को होगा। एक बार एक एसएससी को कर दिया, इंडिविजुअल को कर दिया, मतलब कर दिया, उसके बीवी बच्चा माइनर स्पाउस किसी को नहीं होएगा। तीसरी कंडीशन कहती है कि एसएससी मेंटेन सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट। और जो हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए एसएससी को सेपरेट बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है, 100% ऑफ द प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेस इज शैल बी ग्रांटेड एज डिडक्शन। गवर्नमेंट मेहरबान है, जितना पैसा कमाओगे सब आपको प्रॉफिट से निजात दे दिया जाएगा। बट यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट्स है जो कि आपको समझने बहुत जरूरी है इस पूरी डिडक्शन को समझने के लिए, कि डिडक्शन जो है ना एक एसएससी को तब नहीं मिलेगी अगर उसका हाउसिंग प्रोजेक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट उसको अवार्ड किया जा रहा है। एज अ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का मतलब है गाइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एबीसी लिमिटेड को हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम मिला हुआ है। एबीसी लिमिटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ काम चला रही है, तो वो क्या करती है, XYZ को हायर करती है कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट जो है मेरा दिल्ली वाला प्रोजेक्ट है, तुम देख लो। ठीक है, तो XYZ को डिडक्शन मिलेगा या एबीसी को डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा एबीसी लिमिटेड को, क्योंकि बिजनेस किसका इनकॉर्पोरेट है, एबीसी लिमिटेड का इनकॉर्पोरेट है। XYZ को तो सिर्फ हमने एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया। ओके, यही सेक्शन कह रहा है। सेक्शन आगे क्या कहता है कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो जब तक कंप्लीट नहीं, अगर आपका स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी। स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब 5 साल के अंदर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करा तो वो जो प्रॉफिट है ना वो आपका इनकम मान लिया जाएगा, और पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर उसको आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ वो जो डबल डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी। डबल डिडक्शन का मतलब है इस एक्ट के अंदर आपने एक बार डिडक्शन क्लेम कर ली तो आप किसी और एक्ट के अंदर सेम बिजनेस के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मैंने बीच में जिक्र किया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट देती है। कौन सी होती है? एक अथॉरिटी जिसको कि गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हुआ है कि आप एक बिल्डिंग प्लान को एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर अप्रूव भी कर सकते हैं, डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट था रेजिडेंशियल यूनिट की बड़ी बात हो रही थी। रेजिडेंशियल यूनिट क्या होती है? एक ऐसी इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट जो कि आपको अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज रहने के लिए प्रोवाइड करवाती है, जिसमें आप खाना बना सकते हो, आपकी सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। साथ ही साथ वो जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है ना वो सेपरेट है, बाकी रेजिडेंशियल यूनिट से सेपरेट है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि आपका जो आउटर डोर है ना वो आपको अपनी इंटीरियर डोर से अलग जाकर के हॉलवे से मिल जाएगा। ये लाइन पढ़ेंगे नहीं, ये बात समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पूरा फ्लैट है, इस फ्लैट में जो है 4 घर बन गए। ठीक है जी, इस फ्लैट में बन गए जी 4 घर। अब वो ये कह रहा है ये मेरा इंटीरियर डोर है, ठीक है, और सपोज करो ये मेरा एक्सटीरियर डोर है, तो वो ये कह रहा है कि आपका जो आउटर डोर है ना वो आपको इंटीरियर डोर से एक कॉमन जो हॉल एरिया है ना उसमें से निकल के जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको आउटर डोर की तरफ एक्सेस मिलेगा। अगर ऐसा है तो ही रेजिडेंशियल यूनिट है बिल्डिंग की, नहीं तो रेजिडेंशियल यूनिट नहीं है। क्योंकि भाई लोग एक बात बताओ, अगर मेरा ये घर है, ठीक है, इस घर में एक ही दरवाजा है, उसके बाद सीधा बाहर, तो बताओ वो बिल्डिंग कैसे हुई? वो तो फिर एक प्रॉपर जो अपना सिंगल वाला यूनिट वाला घर होता है वो बन जाएगा ना। तो ये सेक्शन यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था गाइज। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।